देखो इनकम जो हमने नेशनल इनकम पढ़ी थी, आपने जो मैंने नेशनल इनकम को कराया था उसमें हमने अभी लास्ट क्लास तक हमने क्या वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, जिसके सारे फॉर्मूले वगैरह हमने पहले करे हुए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेथड आता है इनकम मेथड, ठीक है। तीन मेथड थे, एक वैल्यू एडेड मेथड था, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आज सेकंड मेथड की बात करते हैं हम, इनकम मेथड की, ठीक है। लास्ट क्लास तक हमने वैल्यू एड खत्म कर दिया था। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके फॉर्मूले देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, जिसको एनडीपीएट-एफसी कहते हैं। एनडीपीएट-एफसी को ही हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, डीआई कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मेथड जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स इनकम। जब हम इन तीनों इनकम को ऐड करते हैं तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है, और डोमेस्टिक इनकम को ही एनडीपीएट-एफसी कहते हैं। और उसके बाद एनडीपीएट-एफसी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं तो हमें एनएनपीएट-एफसी मिलता है, जो कि नेशनल इनकम है। तो अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड में बेसिकली ये दो फॉर्मूले ही होते हैं। आपको ये तीन कंटेंट याद होने चाहिए, इनके सब पॉइंट क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद एनएफआई, ये तो हमें पता ही है। अब देखो अगर हम इसके कंटेंट की बात करें कि ओ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, और मिक्स इनकम में क्या आता है, अब वो डिस्कस करते हैं इसके सब। देखो पहला पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, जो हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है उसके बदले में जो उसे मिल रहा है, कंसिडरेशन जो मिल रहा है, उसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो लिखा भी है, कंपनसेशन एम्प्लॉय द टोटल अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन इन कैश एंड काइंड और in form of social security contribution an employee receive from the employer in exchange of his factor service provided to during an accounting period। एक आदमी किसी का काम करता है, उस काम करने के बदले उसे बदले में जो कैश की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, काइंड की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, या सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी होता है, ग्रेच्युटी वगैरह जो भी मिल रहा है, उसको हम कंपनसेशन एम्प्लॉय कहते हैं। तो देखो इंक्लूड क्या होता है, वेजेस इन कैश, मतलब सैलरी इन कैश। मिस्टर एक्स कहीं जॉब कर रहा है, उसे 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो कैश की फॉर्म में हो गई। वेजेस इज काइंड, गवर्नमेंट ने उसे रहने के लिए घर दे रखा है, उसके बच्चों के स्कूल की फीस गवर्नमेंट भरती है, उसे मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है, इट इज कॉल्ड वेजेस इन काइंड। थर्ड होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें क्या होता है कि पीएफ वगैरह होता है। पीएफ में क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड एक चीज होती है, फंड। इसमें क्या होता है, जितना पैसा एम्प्लॉय डालेगा एक्स, उतना ही पैसा जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, माना वो ए है, वो उतना पैसा इस अकाउंट में डालेगा। माना इसने 500 रुपये डाले, तो 500 रुपये एम्प्लॉयर भी उसके अकाउंट में डालेगा। तो ये डाल रहा है 500 रुपये अकाउंट में, लेकिन मिल कितने रहते, 1000। और जब वो जॉब को छोड़ेगा 5-10 साल बाद, तो सारा का सारा पैसा एक्स को मिल जाएगा। ये जस्ट गवर्नमेंट इसलिए किया था कि लोगों को सेविंग करने की आदत पड़े। तो देखो इसमें जो एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है 500 रुपये, वो तो ऑलरेडी कैश में इंक्लूड है, जो से 10,000 रुपये मिले होंगे, 10,000, उसमें से 500 रुपये डाल रहा होगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एम्प्लॉयर जो 500 रुपये प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है, वो उसकी इनकम एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ पे करें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉय वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय की 3 फॉर्म होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है कि जो कंपनी के ऑनर, कोई प्रॉपर्टी के ऑनर जो होते हैं, जो इनकम उन्हें रिसीव मिलती है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम ऑनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये रॉयल्टी रेंट के साथ ही कैलकुलेट होता है। और ऑनर की फॉर्म में, प्रॉपर्टरशिप की फॉर्म में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम ऑनरशिप। इसमें हमें मिलता है प्रॉफिट, इसका पार्ट होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो आपको इन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन कई बार कंटेंट दे रखे थे इन्हें ऐड करना पड़ता है। तो हम बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब रेंट, रेंट किससे मिला, इसका लैंड्स वगैरह होगी। इंटरेस्ट जो ब्याज पे पैसा देगा। डिविडेंड जो शेयर वगैरह में अपने पैसा को लगाया, ठीक है। और ओनरशिप में आपका ये आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और जो आप ये रिसीव कर रहे हैं। अब देखो उसको थ्योरी पोर्शन में अगर हम पढ़ें, देखो लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग। ये वही होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग कोई। तो इसका मतलब इनका समेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे डिविडेंड लिखा था, वो बेसिकली ये रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, आप वो रॉयल्टी कह सकते हो आप। डिविडेंड यहाँ पे भी आ रहा है तो वहाँ लेने की जरूरत नहीं है। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो रेंट क्या होता है, देखो रेंट इज अ फैक्टर इनकम जनरेट फ्रॉम द ओनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। किसी की बिल्डिंग है, किसी की जमीन है, उसने किसी को किराए पे दे दी बिल्डिंग या जमीन लीज पे दे दी 50 साल के लिए। रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम वो जनरेट होती है जो राइट, कॉपीराइट होते हैं। जैसे किसी ने बुक लिखी तो बुक के राइट, कोई गाना है उसके राइट किसी कंपनी को दे दिए, उससे इनकम जनरेट होती है। इंटरेस्ट, अगर पैसा है आपके पास तो आपने पैसा किसी को लोन पे दे दिया, कैपिटल, या मालिक ने वो पैसा लगाया, ठीक है ना। द अमाउंट पेड बाय द प्रोड्यूसिंग द यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब जो पैसा किसी और को दे रहे हो उससे बदले आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये सारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। देखो फोर्थ प्रॉफिट जो उसके कंटेंट क्या होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो यहां तक वो ऑपरेटिंग सरप्लस उसके कंटेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, लास्ट पॉइंट मिक्स इनकम है। अब मिक्स इनकम क्या होती है, देखो अगर हम क्लासिफाइड करें तो इनकम दो तरह से जनरेट होती है, इनकम फ्रॉम वर्क और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम वर्क को हमने क्लासिफाइड किया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हमने कहा ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें पैसा है वो केवल पैसा लगा रहा है, काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो एक कैटेगरी ये बन गई, जैसे हम में से कोई लोग किसी और के लिए काम कर रहे होंगे और कुछ केवल पैसा लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक कैटेगरी वो होती है जो काम भी खुद करता है और पैसा भी अपना लगाता है, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया। भाई मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो भाई प्रॉपर्टी भी मेरी और काम भी मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं मिक्स इनकम के अंदर आऊँगा। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं कंपनी एम्प्लॉय के अंदर आऊँगा। किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, भाई मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, स्कूल मुझे सैलरी दे रहा है। या फिर मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल खोल लिया और पढ़ा नहीं रहा, पैसा लगा दिया और टीचर रखे हुए हैं, तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस में आऊँगा। तो मिक्स इनकम वो होती है जो अपना पैसा भी खुद लगाते हैं और काम भी खुद करते हैं, वो मिक्स इनकम कैटेगरी में आती है। तो इनकम के तीन फॉर्म होती है, इसलिए हम इसे इनकम मेथड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बेस पे